Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. Today's topic is From a Kingdom to an Empire, Class 6, Chapter number 7. रोशंस रुपीस। रोशन को उसके दादाजी ने एक क्लस्ट द क्रिप्स नोट दिया, जो कि एक नया नोट था और ये उसके बर्थडे पर मिला था उसे। और वो बैडली चाहती थी कि वो एक सीडी खरीदे। लेकिन उसे ब्रांडेड न्यू नोट भी मिला था, तो वो उसे भी देख करके बहुत अच्छा फील कर रही थी और मतलब उसे अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन उसने उस पर एक नोटिस किया कि एक स्माइली फेस बना हुआ है, जो कि महात्मा गांधी का था, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में टीनी सेट्स ऑफ लायंस बने हुए थे। तो उसने ये सोचा कि ये सेट्स कहाँ होंगे और मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। ये जो नोट पर या कॉइन पर जो लायंस दिखाई देते हैं, इनकी एक बहुत बड़ा इतिहास है। पहले इन्हें पत्थर पर कार्व किया गया और एक मैसिव स्टोन पिलर पर इन्हें लगाया गया था, जो सारनाथ वाराणसी में है, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। और वहाँ पर हमने बौद्धा के उस स्तूप्स को भी देखा था। उसी तरीके से स्टोन पिलर जो कि अशोका के हैं, वो सारनाथ में मौजूद हैं। अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर इतिहास के माने जाते। अशोका को इतिहास में इनके इंस्क्रिप्शन के इंट्रोडक्शन से जाना जाता है, पिलर्स के इंस्क्राइब्ड करने के कारण से जाना जाता है, और उसके साथ साथ रॉक सरफेसेस के लिए भी जाना जाता है। इन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखे हुए हैं, ये जानने से पहले हम लोग आइए ये जानते हैं कि अशोका के किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है। द एम्पायर ऑफ अशोका, ये उनके ग्रैंडफादर ने इस्टेब्लिश किया था, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये इस्टेब्लिशमेंट हुए और मतलब जिस समय ये एग्जिस्ट करता था, ये 2300 साल यानी कि 2300 ईयर्स पहले की बात है, जो लगभग 300 बीसीस का है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा सपोर्ट किए जाते थे, जिनका नाम चाणक्य और कौटिल्य था। और ये जो चाणक्य हैं, इनके आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में इन्होंने अर्थशास्त्र के बुक में लिखा था, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखे गए हैं। बात करें डायनेस्टी की कि डायनेस्टी क्या होती है। डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं, एक के बाद एक प्रोमिनेंट रूलर बनते हैं और अच्छे से रूल को चलाते हैं, तो उसे डायनेस्टी कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा बनता है, तो इसी को डायनेस्टी कहा जाता है। जैसे कि मौर्यन एम्पायर की बात करें, तो पहले चंद्रगुप्ता ने इसे इस्टेब्लिश किया, उनके बेटे बिंदुसार ने फिर उसे गवर्न किया, और उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोका, जो कि चंद्रगुप्ता के ग्रैंडसन थे, उन्होंने भी इसे बहुत अच्छे से मतलब गवर्न किया, या यूँ कहे कि इस एम्पायर को अच्छे से चलाया। देयर आर सर्वल सिटीज़ इन दिस एम्पायर, और इस एम्पायर में जो भी सिटीज़ थे, उन्हें ब्लैक डॉट में आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है। जैसे तक्षशिला है, पाटलिपुत्रा है, उज्जैन है। तो ये जो ब्लैक डॉटेड एरियाज़ हैं, ये उस समय यानी कि मौर्यन एम्पायर की सिटीज़ हुआ करती थी। तक्षशिला, जिसे गेटवे कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट का, जिसमें सेंट्रल एशिया इंक्लूडेड था, जबकि उज्जैन जो था, ये साउथ इंडिया और नॉर्थ के रूट में पड़ता था, जहाँ पर मर्चेंट ऑफिसर्स एंड क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे। और दोनों जगह के लोग अलग अलग तरह के भोजन करते थे और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। रेड डॉट से डिनोट किए हुए जितनी भी एरियाज़ हैं, सारे जो हैं मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन वाले इलाके हैं। मतलब कि वो इलाका था जहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिले।
जैसे कि लामपाका, कांधार, मनसेरा, शाहबाज, गाजी, कालसी, तोपरा, बहापुर, मीरठ, लुम्बिनी, इलाहाबाद, गुज्जरा, कौशाम्बी, सारनाथ, रामपुरवा, सांची, रूपनाथ, धौली, गियमर, सोपरा, सानाती, मासकी, यरागुदी और ब्रह्मगिरी। ये सब वो एरियाज थे जहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं मौर्यन एम्पायर के और जो रेड लाइन से डॉटेड हैं। और ये है फ्रेंड्स द लायन कैपिटल पिलर जिसका पिक्चर आप नोट के ऊपर देखते हैं और जिसके बारे में ऊपर बातचीत की गई थी चैप्टर में। और ये सारनाथ के पिलर के ऊपर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जो ये साउथ का इलाका देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से है यहाँ, ये वो एरियाज थे जो मौर्यन एम्पायर से एक्सक्लूडेड थे। और मेनली ये देख सकते हैं आप लोग केरल का एरिया है जहाँ पर फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट या यूँ कहें कि वहाँ उनका राज नहीं था। तो इससे क्वेश्चन उभर के आता है फ्रेंड्स कि विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर। तो इसका जवाब आप दें कि इंडिया के स्टेट से वो कौन सा मतलब स्टेट था जो कि आउटसाइड था, या वो कौन सा एरिया था जो कि मौर्यन एम्पायर के एरिया से एक्सक्लूडेड था। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। तो एक बात मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स कि एम्पायर जो था वो किंगडम से इस तरीके से डिफरेंट था कि सबसे पहले जो एम्पायर जो होता था वो किंगडम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। और एम्पायर के अंदर बहुत सारे किंगडम आते थे। एम्पायर को सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी कंपैरिजन टू किंगडम, और उसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी कंपैरिजन टू किंगडम। उसके अलावे उन्हें टैक्स कलेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में ऑफिसर्स चाहिए होते थे। जैसे कि एक जो मौर्यन था वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था। रूलिंग द एम्पायर, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर का रूलिंग का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। कहने का मतलब ये है कि पाटलिपुत्रा के आसपास का जो इलाका होता, तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्रा और उसके आसपास का इलाका जो होता था वो रूलर डायरेक्ट कंट्रोल किया करते थे। और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स होते थे, यानी कि जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से टैक्स वसूलने का काम किया करते थे। यहाँ तक कि गांव और शहरों में भी टैक्स कलेक्ट करने का काम ये ऑफिसर्स का ही रहता था। उसके अलावे जो टैक्सेस का घपला करते थे या जो चीटिंग करते थे उन्हें, और या फिर जो रूल का डिसोबे करते थे उन ऑफिसर्स को पनिशमेंट भी दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। मतलब ऑफिसर्स जो थे ये अपने इस कलेक्शन के लिए या टैक्स कलेक्शन के लिए, ऑफिसर्स या फिर जिस काम के लिए अपॉइंट होते थे उन्हें इसके लिए सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। और ये ऑफिसर चीटिंग ना करें, तो ऑफिसर चीटिंग ना करें इसके लिए उनके ऊपर भी स्पाई छोड़े जाते थे, यानी कि स्पाइस को भी रखा जाता था जो ऑफिसर्स के चीटिंग को पकड़ते थे और जो कि एक वॉच डॉग की तरह मतलब ऑफिसर्स पर नज़र रखते थे। और जिस कारण से अगर वो किसी भी तरीके का अगर कोई भी घोटाला करते थे तो उन्हें भी, यानी कि ऑफिसर्स को भी पनिशमेंट दिया जाता था। चूँकि एम्पायर जो होते थे उनको अपने एम्पायर को रन करने के लिए रॉयल फैमिली, यानी कि खुद के फैमिली मेम्बर की भी ज़रूरत पड़ती थी और सीनियर मिनिस्टर्स को भी जो उनके खास आदमी हुआ करते थे। अदर एरियाज जो थे वो प्रोविंशनल एरियाज थे, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्रा को तो डायरेक्ट या उसका आसपास के इला तो जो अदर एरिया जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, जैसे कि एग्जांपल है तक्षशिला और उज्जैन का, तो ये
इलाकों को गवर्न करने के लिए या रन करने के लिए रॉयल प्रिंसेस होते थे, यानी कि ये राजा के खास आदमी हुआ करते थे और जो कि उन्हें एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाता था और वो जो है उस प्रोविंसेस को चलाने का काम करते थे। और पाटलिपुत्रा और आसपास के इलाके को तो डायरेक्टली रूलर करता ही था। इसके अलावे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स पड़ते थे, यानी कि मौर्यान चाहते थे कि उनका कंट्रोल रोड और रिवर्स पर भी हो, इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट पर भी हो, ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर पाएँ और उसके अलावा उन्हें रिसोर्सेज पर भी टैक्स और ट्रिब्यूट मिलता रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था और साउथ इंडिया जो थी ये गोल्ड के लिए फेमस थी और प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस थी। तो यहाँ पर ये ज़रूरत थी कि इन रिसोर्सेज से ट्रिब्यूट को कलेक्ट करना। फ्रेंड्स, लोग ऐसे भी होते थे जो कि फॉरेस्ट रीजन में भी रहा करते थे, जिन्हें हर्डर और गैदरर्स कहा गया है। अर्ली ह्यूमन चैप्टर में ऐसा हमने पहले चैप्टर में मतलब पढ़ा है। लोग जो इस जंगल के एरिया में रहते थे, यानी कि हर्डर और गैदरर्स, इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि वो हाथी, टिम्बर, हनी, मौर्यान ऑफिसर्स को और वैक्स प्रोवाइड करें और उन्हें मतलब उनके राज्य में ले जा कर के पहुँचाएँ। बात करते हैं ट्रिब्यूट्स की। तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है अनलाइक टैक्सेस, मतलब ये एक तरह का ये कहा जाए कि जिसको जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से वो ट्रिब्यूट दे सकता है और ट्रिब्यूट के रूप में कुछ थिंग्स दिए जाते थे, क्योंकि जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हर्डर और गैदरर्स जो होते थे वो आखिर क्या प्रोवाइड करेंगे, तो जंगल के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जंगल के प्रोडक्ट में क्या क्या आते थे, तो जंगल के प्रोडक्ट में मतलब एलिफेंट है, टिम्बर है, हनी है, वैक्स है, तो वो कुछ वस्तु ही दे सकते हैं, वो डायरेक्ट मनी तो दे नहीं सकते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी की, तो मेगास्थनी जो कि वेस्ट एशिया के रूलर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जब वो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में आया था तो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में उसने जो भी देखा उसे अकाउंट किया और अपने मतलब बुक में लिखा है। तो उसने अकॉर्डिंग टू इट मतलब अपने बुक में जो लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज बुक, ये बताया गया है कि जब भी ओकेजन पर अगर एम्पेरर पब्लिक में अपीयर होते थे तो एक ग्रैंड रॉयल सेलिब्रेशन होता था उनके लिए, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए। और जब भी जनता में एम्पेरर आते थे तो गोल्डन पालकी में आते थे, उसके अलावा उनके हाथियों को भी एक गार्ड लेकर के उनको राइड करते हुए लेके आते थे, जो कि सोने और चांदियों से सजे होते थे। गार्ड पेड़ों को कैरी करते थे, उन पेड़ों पर बर्ड होते थे और पैरोट का जो झुंड होता था वो ट्रेंड होता था और मेनली वो सर्कल बना के राजा के सिर के चारों तरफ घूमते थे और आर्म्ड वुमेन जो होती थी उससे राजा घिरा, तो राजा जो होता था आर्म्ड औरतों के से चारों तरफ से घिरा रहता था। और उसके अलावे जो है ये ऐसा किया इसलिए जाता था क्योंकि चूंकि वो एक भाई बहुत बड़ा एम्परर है और एक राजा है, तो फ्रेंड्स उसे तो कोई भी मार सकता है ना, तो इसीलिए प्रोटेक्शन के तौर पे ये सारी चीज़ें उन्हें दी गई थी, चाहे फिर वो फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स हो या फिर हाथियों के गार्ड्स हो या फिर वुमेन के आर्म्स हो। ये सारी चीज़ें राजा के प्रोटेक्शन के लिए होती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा जो होता था खाने से पहले उसके खाने को नौकर टेस्ट किया करते थे, तभी राजा खाता था। कोई जहर डाल के दे देता तब तो राजा की तो मौत हो जाएगी ना, इसीलिए खाने को खाने से पहले राजा के टेस्ट करते थे उनके नौकर। और उसके अलावे इनके पास तो 100-150 कमरे हुआ करते थे चूँकि राजा है, और कभी भी वो 2 रातें एक बेडरूम में नहीं सोता था।
क्योंकि सोए हुए में भी बस वही डर था कि चूंकि राजा है तो कोई भी उसे आकर के मार सकता है, इसीलिए 100-150 कमरे हुआ करते थे। वो जब चाहे जिस कमरे में जा कर के सोता था, राजा जो होता था। पाटलिपुत्रा, जिसे मॉडर्न डे में पटना कहा जाता है, इसके बारे में मेगास्थनीज ने बताया था कि ये बहुत सुंदर शहर था और ये चारों तरफ से मैसिव वॉल से घिरा हुआ था। यहाँ 570 टावर लगे हुए थे, 64 गेट्स थे। उसके अलावा 2 to 3 स्टोरीज बिल्डिंग हुआ करती थी। ज़्यादातर बिल्डिंग जो होते थे लकड़ी के या फिर मड ब्रिक के बने हुए होते थे। राजा का जो पैलेस था वो भी लकड़ी का बना होता था और स्टोन कार्विंग से सजे हुए रहते थे। और उस वो चारों तरफ से गार्डन बना हुआ था और गार्डन में बर्ड्स भी थे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बताया कि यहाँ 570 टावर थे और 64 गेट्स थे, यानी कि सबसे बड़ी बात थी कि ये जो मैसिव वॉल बनाए जाते थे ये फोर्टिफिकेशन के लिए बनाए जाते थे। और फोर्टिफिकेशन जो होता था इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था फ्रेंड्स कि जो भी रूलर होते थे वो अपने किंगडम को या अपने एम्पायर को फोर्टिफाई करते थे और मेनली फोर्टिफिकेशन इसलिए करते थे फोर्ट्स को ताकि वो अपने रूल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि इन्वेजन का डर हमेशा बना रहता है कि बाहरी कब आए और कब आकर के उनके राज्य पर अटैक कर दें। तो फ्रेंड्स, इससे सवाल निकल के आता है कि वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये बात तो हमें पता है कि चूंकि वो एक शासक होता था, एक रूलर होता था, एक राजा होता था, तो जिस कारण से सर्वेंट अगर उसके खाने को टेस्ट करके नहीं खिलाएंगे, डायरेक्ट राजा खा लेगा और खाने में जहर हुआ तो वो राजा जो है मर भी सकता है। इसके लिए ये सारी चीज़ें मतलब की जाती थी कि राजा को खाने से पहले राजा के नौकर जो है उस खाने को टेस्ट करते थे। इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्रा डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद ढूंढो और खुद ढूंढ के इसको डिस्क्राइब करो। अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका सच में एक यूनिक रूलर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, इनके बहुत सारे मैसेजेस हैं, इनके बहुत सारे मतलब रॉक एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे रॉक पिलर्स हैं, जिसमें प्राकृतिक लैंग्वेज में उन्होंने गौतम बुद्धा यानी कि बुद्धा रिलीजन के बारे में बताया है, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अशोका ने अपने मैसेजेस को फैलाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया था और इंस्क्रिप्शन पर लिखने के बाद ये चाहते थे कि ये जो मैसेज है मेरी वो आम आदमी तक पहुँचे। अशोकाज वार इन कलिंगा। अशोकास वार इन कलिंगा में हम ये देखते हैं कि कलिंगा जो है एंशियंट नेम कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा के पास था। मतलब कि कोस्टल उड़ीसा को ही मतलब कलिंगा कहा जाता था। और मेनली अशोका जो है एक ऐसा कन्क्वेरर था जो कि कलिंगा पर वार किया और कलिंगा को जीता। लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा देखा कि ये हॉरिफाइड था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुए थे, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ ब्लड शेड हुए थे। फाइट के दौरान बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी औरतें जैसे विधवा हो गईं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। एकदम चारों तरफ खून ही खून था। किसी के अपने किसी किसी के 100 कहीं बिखरे हुए हैं, किसी के हाथ कहीं कटे हुए हैं, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। तो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में कलिंगा वार को डिस्क्राइब करते हुए ये बताया कि मैं राजा बनने के 8 साल बाद ही कलिंगा को कन्क्वायर कर चुका था। लगभग 1 लाख से 1 लाख और उससे आधे लोग जो हैं कैप्चर कर लिए गए थे और 1 लाख तक तो लोग मार दिए गए थे। मेरा मन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था। उसके अलावे लगभग लाखों लोग तो मर गए थे, कितनों को तो जेल में डाल दिया गया, ब्राह्मण और मॉन्क्स को भी मार दिया, कितनों के फ्रेंड्स मरे, कितनों के रिलेटिव मरे, जिसमें स्लैब्स भी थे, सर्वेंट सर्वेंट भी मरे थे। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि कितनी औरतें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये ब्लडियस कंडीशन देखकर
अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने धम्मा को एक्सेप्ट किया और उसके टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि अब मैं लोगों को आक्रमण करके या युद्ध लड़के नहीं जीतूंगा, बल्कि उनके मन को जीतूंगा, वो भी फोर्सफुली नहीं, बिल्कुल अपनी मैसेजेस को फैला कर। उन्होंने कहा कि धम्मा को मैं एक्सेप्ट करूंगा और ये बेटर देन है कन्क्वेरिंग से, लोगों के मन में आना और लोगों के मन को जीतना। और उन्होंने फ्यूचर में ये भी इंस्क्राइब किया कि उन्होंने अपने बेटे और ग्रैंडसन को भी ये बातें सिखाई कि वॉर मत लड़ना, वार उन्होंने केवल धम्मा को स्प्रेड करने की बातें उन लोगों को सिखाई और ये सिखाई कि लोगों को मारना नहीं है, किसी जानवर को भी नहीं मारना है, किसी स्लैब के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकास एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉर? तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि कलिंगा वॉर के दौरान ही अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ, और हो क्यों ना। अशोका ने क्या देखा वहाँ पर? अशोका ने देखा कि ब्राह्मण्स को मार दिया गया, स्लैब्स को मार दिया गया, वहाँ बच्चों को मारा गया, कितने बच्चों को अनाथ किया गया, औरतें विधवा हो गई। उसके अलावा जो है कितने लोग घायल, लाखों लोग घायल हो गए, लाखों लोग मर गए, कितनों ने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को खोया था दोस्तों। और उसके अलावे वो पूरा का पूरा ब्लडियस कंडीशन था, पूरा का पूरा धरती जो था एकदम खून से लथपथ थी, ऐसा माहौल बना हुआ था। और ये सारी चीज़ों को देखकर मन तो परिवर्तन होना ही था, और अशोका के साथ ऐसा ही हुआ और कलिंगा वॉर के बाद उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। धर्मा धम्मा इज द सॉरी फ्रेंड्स, धम्मा इज द प्राकृत लैंग्वेज एंड संस्कृत में इसे धर्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप मैप में कलिंगा को देख सकते हैं जो कि कोस्टल उड़ीसा है। इसी पार्ट में कलिंगा वॉर हुआ था और जिसके बाद अशोका का हार्ट जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया और उसने धम्मा को एक्सेप्ट कर लिया। वाट वाज अशोकाज धम? अशोका का जो धम्मा था ना तो ये भगवान की पूजा से जुड़ा था और ना ही सेक्रीफाइस के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स, और ये जुड़ा हुआ था केवल टीचिंग से। उसने ये बताया अशोका ने कि हम लोग जो हैं मैं जो हूँ, यानी कि एक रूलर जो होता है एक्चुअली फादर होता है और बाद बाकी उसके बच्चे होते हैं। तो फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे के बारे में सोचे या उसकी देखभाल करे। और वो टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा के टीचिंग से भी अशोक जो थे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। इसका मतलब है कि राजा जो है, यानी कि अशोक को बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि उसे परेशानी में डालती थी। और अशोका चूंकि एक एम्परर थे तो वो जो है कन्फ्लिक्ट जो था रिलीजियन के को लेकर के, क्योंकि अलग अलग लोग जो थे अलग अलग रिलीजियन को फॉलो करते थे और आपस में कन्फ्लिक्ट करते थे और दूसरों के धर्मों की निंदा करते थे और अपने धर्मों की बड़ाई करते थे, जो कि गलत था फ्रेंड्स। अपने धर्म की बड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की धर्म को बुराई करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को भी चोट पहुंचा रहे हैं। और एनिमल सेक्रीफाइसेस पर भी उसने कहा कि हम बात बात पर या उत्सवों पर जो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं या उसे मार डालते हैं, ये जो जानवरों की हत्या होती है ये नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो स्लैब्स और सर्वेंट थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था, यानी कि दुर्व्यवहार होता था, जिसे भी उसने कहा था कि इसे भी रोकना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो भी रिस्पेक्ट चाहते हैं। उसके अलावा फैमिलीज़ में या नेबरहुड में या मतलब कि पड़ोस आस पड़ोस में जो झगड़े होते थे उसे भी सॉल्व करने का काम अशोका का है, क्योंकि अशोका ने ये बात पहले ही कहा था कि एक रूलर जो होता है फादर की तरह होता है और जो उस साम्राज्य में लोग होते हैं वो उसके बच्चों की तरह होते हैं, तो उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा उसको। उसके अलावे उसने अपॉइंट किए थे ऑफिसर्स को, जिन्हें कहते हैं धम्मा महामात्य धम्मा महामात्य का काम ये होता था कि जो लोग
धम्मा को नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि धम्मा के टीचिंग्स को नहीं पढ़ सकते हैं, या उसके इंस्क्राइब किए हुए, अशोका के इंस्क्राइब किए हुए मैसेजेस को नहीं पढ़ सकते हैं, उन मैसेजेस को पढ़ करके और समझाने का काम इन ऑफिसर्स का होगा जो धम्मा महामात्र कहलाए थे। अशोका ने अपने मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए, यानी कि धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अदर लैंड पर भी अपने ऑफिसर्स को या फिर अपने यहाँ के कॉर्टियर्स को भेजा था, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और वर्ल्ड के दूसरे जगहों पर भी। उसका जो बेटा था, अशोक का बेटा महेंद्र, और उसकी बेटी जो थी संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था और इंडिया के बॉर्डर्स पर ये धम्मा को स्प्रेड करने का काम करवा रहा था। यानी कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और उसके लिए इंडिया के बॉर्डर पार्ट पर ये कहा कि तुम लोग जाओ और धम्मा को स्प्रेड करो, मेरे मैसेजेस को स्प्रेड करो। अशोक ने रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाई, उसके अलावा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए जो जानवरों के लिए भी थे और इंसानों के लिए भी बनाए गए थे। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ रामपुरवा बुल, जो कि उस समय का बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शन और एक फाइन इंस्क्रिप्शन है अशोका के पीरियड का, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये रामपुरवा बुल बिहार में सिचुएटेड था, जो कि मौर्यान पिलर का पार्ट है और उस समय की बहुत अच्छे स्कल्पचर थी और इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा भी गया था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।